हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की साइंस की एनसीईआरटी में 14 चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टेड भी है, तो देखिए इसमें हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन विद्यमान है। ये तो हम सभी को पता है। पृथ्वी पर जीवन बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। हम ये भी जानते हैं कि जीवन के लिए परिवेश परिवेश में जैसे ताप, जल, भोजन, इसकी आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर उपलब्ध सभी प्रकार के जीवों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सूर्य से ऊर्जा तथा पृथ्वी पर उपलब्ध जो संपदा है उसकी आवश्यकता होती है। अब पृथ्वी पर उपलब्ध जो संपदा है वो क्या है उसे देखते हैं। तो पृथ्वी पर ये जो संपदा है वो कौन कौन सी है, तो ये हो सकते हैं स्थल, जल और वायु में। ठीक है, तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो होती है वो स्थल मंडल कहलाती है। पृथ्वी में के जो 75% भाग जो है उस पर जल है, और यह भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है जल। ठीक है, तो इसलिए ये जो पोर्शन है वो जलमंडल कहलाता है। वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल के समान ढके हुए हैं उसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो ये तीनों ही जो चीज़ें हैं वो जीवित पदार्थ वहीं पाए जाते हैं जहाँ ये तीनों अवयव स्थित हो, यानी स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। ठीक है, तो जीवन को आश्रय देने वाला पृथ्वी का यह घेरा, जहाँ वायुमंडल, स्थलमंडल तथा जलमंडल एक दूसरे से मिल करके जीवन को संभव बनाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं। तो उसको जीवमंडल के नाम से जाना जाता है। सभी जो सजीव होते हैं वो जीवमंडल में जैविक घटक कहलाते हैं, जितने भी सजीव होंगे। ठीक है, और वायु, जल और मृदा जो होते हैं वो जीवमंडल में निर्जीव घटक कहलाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि निर्जीव घटक में कौन आते हैं और सजीव घटक में कौन आते हैं। तो आइए अब इन अजैव घटकों को पृथ्वी पर जीवन के संपोषण के लिए आवश्यक है, उनकी भूमिका का विस्तृत अध्ययन करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीवन की जो श्वास है, यानी कि जो वायु है, वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसे आइए देखते हैं। हम पहले अध्याय में वायु के घटकों के विषय में पढ़ चुके हैं। ये बहुत सी गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और जलवाष्प होती है। इसके अलावा और भी जो ये सारी जो होती हैं, ये चार मेजॉरिटी में होती हैं, बाकी भी होती हैं वो थोड़ी कम मात्रा में होती हैं। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प का ये मिश्रण होती है, कौन, वायु। ये जानना रुचिकर है कि पृथ्वी पर जीवन वायु के घटकों का परिणाम है। वायु के जो घटक हैं उन्हीं का ये परिणाम है। शुक्र तथा मंगल जैसे ग्रहों जहाँ कोई जीवन नहीं है, वायुमंडल का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ध्यान रखिएगा कि जो शुक्र और मंगल जैसे ग्रह हैं वहाँ पे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। वास्तव में शुक्र तथा मंगल ग्रहों पर वायुमंडल का जो वायुमंडल है वहाँ पे 95 से 97% कार्बन डाइऑक्साइड है। और हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है वहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन होती है। ठीक है, वह 72 के आसपास होती है। ठीक है, और वही उसके बाद फिर ऑक्सीजन आती है। और यहाँ पे देखिए जो शुक्र और मंगल की जो बात की जा रही है वहाँ पे 95 से 97 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिकाएं और बहुत सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को भी ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। जब जो ग्लूकोज होता है वो जब टूटता है तो ऑक्सीजन जो है, मतलब उसके टूटने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। दूसरी प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की खपत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, दहन कहलाती है। ठीक है, तो दहन में क्या होता है कि दहन में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है। इसमें केवल मनुष्य के वे क्रियाकलाप ही नहीं आते जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ईंधन को जलाते हैं, बल्कि जो जंगलों में लगी हुई आग होती है वो भी इसमें आती है। आपने देखा होगा कि जंगलों में लगी हुई जो आग होती है उसको दहन का ही प्रक्रम कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो रिलीज होती है वह क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके अतिरिक्त हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1% का एक छोटा सा भाग है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दो विधियों से स्थिर है। कैसे हैं? पहली विधि तो हमारी ये है कि हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्लूकोज में बदल देते हैं, क्योंकि जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके उसको स्थिर बना देते हैं और ग्लूकोज के रूप में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। वही दूसरी स्थिति होती है, बहुत से समुद्री जंतु जो समुद्री जो जल में घुले जो कार्बोनेट होता है, समुद्र में रहने वाले जो जंतु होते हैं वो समुद्र घुली हुई जो कार्बोनेट है उसका ये यूज़ करके अपना कवच बनाने में यूज़ कर लेते हैं। तो कवच में यूज़ करें तो यहाँ पे भी स्थिर हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की जो भूमिका है वो क्या है। तो ये देखिए, हम जान चुके हैं कि वायुमंडल पृथ्वी को कंबल के समान ढके हुए हैं। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि जो वायु है वो ऊष्मा की क्या होती है, कुछ अलग। हमने ये पिछले जो चैप्टर्स थे उनमें हम लोग ने ये डिस्कस भी किया था
कि जैसे होता नहीं है कि ठंड जब आ जाती है तो जो स्वेटर वगैरह पहना जाता है तो उसकी डबल लेयर्ड पहनिए आप, ठीक है। तो इसमें क्या है, मतलब बीच में स्पेस होना चाहिए। या फिर हाँ, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आप एक रज़ाई ओढ़ने से बेहतर है कि आप अलग अलग जो परतों वाली जो भी कंबल वगैरह जो होते हैं उनको ओढ़ी। तो इससे क्या होता है, बीच में स्पेस होता है, स्पेस जहाँ होगा वहाँ एयर फील्ड होगी, तो हमारी बॉडी की जो हीट होती है वो बाहर जब एयर के कांटेक्ट में आएगी तो बाहर निकलनी ही नहीं पाएगी। बाहर नहीं निकलने पाएगी तो जिस जगह हम हैं वहाँ पे जो है टेम्परेचर बना रहेगा, मतलब कहने का है। तो कुल मिलाकर के इससे यही पता चला कि जो वायु होती है वो क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। और देखिए यहाँ पे वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय और यहाँ तक कि पूरे वर्ष भर लगभग नियत रखता है, ठीक है। वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है, और रात में वायुमंडल का ये काम है कि दिन में जो अचानक तापमान जो बढ़ जाता है उसको रोकता है, और रात के समय ऊष्मा को बाहर अंतरिक्ष में जाने की दर को कम कर देता है। वो होता नहीं है रेगिस्तान वगैरह में आपने देखा होगा कि जितनी तेज़ी से जो है रेगिस्तान के जो एरिया होते हैं वो जितनी तेज़ी से गर्म होते हैं उतनी ही तेज़ी से जो है रात में ठंडे हो जाते हैं। तो अगर हमारे चारों ओर जो आवरण ना होता, ठीक है, ये वायुमंडल का आवरण ना होता तो सेम ये तो वहाँ की जो शुष्क एरिया हैं उनकी एक बात कह दी गई, क्योंकि जो है क्षमता नहीं है मिट्टी में एब्जॉर्प्शन की, ठीक है, पानी को एब्जॉर्ब करने की, तो ऐसी सिचुएशन हो जाती। खैर, लेकिन जो वायुमंडल है उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ना तो वो जो है दिन में टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ने देता है, और ना ही रात के समय में जो है अंतरिक्ष में जाने जो ऊष्मा है उसको अंतरिक्ष में जाने की जो उनकी दर है उसको बढ़ने देता है, ठीक है, वो भी कम रखता है। चंद्रमा के बारे में सोचे तो सूर्य से लगभग उतनी ही दूरी पर चंद्रमा है जितनी की दूरी पर पृथ्वी है। इसके बावजूद चंद्रमा की जो सतह है जहाँ वायुमंडल नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि चंद्रमा की जो सतह जहाँ वायुमंडल नहीं है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो तापमान है जहाँ वायुमंडल नहीं है वहाँ पर तापमान -190 डिग्री सेल्सियस है, और -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है, क्योंकि चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो एरिया जो दिन का समय होता होगा वहाँ पे जो एकदम हॉट क्लाइमेट होता होगा, 110 के आसपास टेम्परेचर होता होगा, और वहीं रात के समय -190 के आसपास होता होगा। तो इस तरीके का होता है। अब एक क्रियाकलाप कर लेते हैं, इसमें देखिए क्या करना है हमें। निम्नलिखित का ताप मापिए। पहले क्या करना है, जल से भरा एक बीकर लीजिए, मृदा या बालू से भरा एक बीकर लीजिए, और एक बंद बॉटल लीजिए जिसमें थर्मामीटर लगा हो, और इन सबको सूर्य के प्रकाश में 3 घंटे तक के रखें, और अब तीनों बर्तनों के तापमान की माप करें। सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद भी टेम्परेचर देखिए, और दूसरा जब छाया में रखी हुई तब जब वो तीनों चीज़ें छाँव में रखी हुई होंगी तभी भी आप इसका टेम्परेचर नापिए। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला है कि 1 व 2 में किसमें तापमान की मात्रा अधिक है। तो ये तो निर्भर करेगा कि जो है मतलब कि जिसमें जल है वो जल्दी गर्म हो रहा है या जो मिट्टी या बालू है वो जल्दी गर्म हो रहा है, इस पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद है जैसे यहाँ पे कहा गया दूसरे में, प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर कौन सबसे पहले गर्म होगा, स्थल या फिर समुद्र। जैसे कि हम जानते हैं कि जो है स्थल होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है अकॉर्डिंग टू समुद्र के। तीसरा यह है कि क्या छाया में वायु के तापमान तथा बालू जल के तापमान के समान होगा, मतलब कि छाँव में जब ये सारी चीज़ रखी हुई हैं तो उसमें वायु के तापमान जो है तापमान बालू तथा जल के तापमान के समान होगा। आप इसके कारण के बारे में क्या सोचते हैं, और तापमान को में क्यों मापा जाता है, छाया में क्यों मापा जाता है, कंपैरिजन किया जाता है ना कि जब छाँव में थे तो टेम्परेचर क्या था, ठीक है। अब चाहे एयर का करिए चाहे जल का करिए चाहे जितने भी कंपोनेंट लिए गए थे उन सब का, वही जब हीट में रखा गया यानी कि धूप में रखा गया तब उसका क्या हुआ, ठीक। उसके बाद है क्या बंद बोतल तथा शीशे के बर्तन में लिया गया जो हवा का तापमान है और खुले में लिया गया हवा का तापमान समान है। इसके कारण के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या हम प्रायः इस तरह की घटनाओं से अवगत होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो आइए देखते हैं इनके बारे में क्या बता रहे हैं। जैसा कि हमने देखा है कि बालू तथा जल एक समान दर से गर्म नहीं होते हैं, और आप उनकी ठंडा होने की दर के जो इनकी ठंडा होने की जो दर है, ठीक है, तो उसके आधार पर हम उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या हम अपने अनुमान की सत्यता के लिए एक प्रयोग कर सकते थे कि ये सारे जो एक्सपेरिमेंट है जब हम करेंगे तो हमारे पास इसका और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। जनरली जो हमने अभी तक के पढ़ा है उसके बारे में यही पढ़ा है कि जो है मिट्टी होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है, यानी कि स्थल जो होता है वो जल्दी जो है गर्म हो जाता है, और जो समुद्र होता है वो देर से गर्म होता है, ठीक है। और वही सेम प्रोसेस उल्टी भी हो जाती है कि स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है, समुद्र देर से ठंडा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, वायु की गति। जब वायु की जो गति है जो कि पवनों का रूप लेती है तो वो किन किन सिचुएशंस में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखिए
हम दिन भर की गर्मी के बाद शाम को बहने वाले ठंडे समीर, जो समीर वो हवा होती है जिससे हमें राहत मिलती है, ठीक है। तो समीर से राहत महसूस करते हैं, है ना, जो मध्यम मध्यम सॉफ्ट विंड जो होती है वो। कभी कभी कई दिनों तक के अधिक गर्म मौसम के पश्चात वर्षा होती है। वायु की गति का क्या कारण है और वे कौन से कारक हैं जो उन्हें कभी समीर, कभी तेज हवा या कभी तूफान के रूप में गति प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्ष का सॉरी, यहाँ पे जो वर्षा है उसका कारण क्या है ये भी हम जानेंगे यहाँ पे। ये सभी प्रक्रियाएं हमारे वायुमंडल में हवा के गर्म होने और जलवाष्प के बनने का परिणाम है। ये सारी जो कंडीशन अभी हम लोग ने जो सुनी वो क्या है, सिंपली वायुमंडल में हवा के गर्म होना और जलवाष्प के बनने का परिणाम है। जलवाष्प जीवित प्राणियों के क्रियाकलापों और जल को गर्म होने के कारण बनती है। जीवित प्राणी जो होते हैं उनके जो क्रियाकलाप हैं उनके, और जो जल है उसके गर्म होने के कारण बनती है। स्थलीय भाग या जलीय भाग में होने वाले विकिरण के परावर्तन तथा पुनर्विकिरण के कारण वायुमंडल गर्म होता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल गर्म कैसे होता है, जो स्थलीय भाग या फिर जलीय भाग में से होने वाला जो विकिरण है, उससे निकलने वाली जो ऊष्मा है, ठीक है, उसके परावर्तन तथा पुनर्विकिरण के कारण ही वायुमंडल क्या होता है, गर्म होता है। तो गर्म होने पर वायुमंडल में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। संवहन धाराएं हम लोग ने पढ़ा था कि ये जो वायु में भी चलती हैं, और जो है संवहन धाराएं वायु और द्रव दोनों में होती हैं। द्रवों में कैसे होती हैं कि जैसे नीचे से हीट दी गई, ठीक है, जैसे पानी रखा है गैस पे तो नीचे से उसको हीट मिल रही है, गैस जला दी गई है, हीट मिल रही है, तो उसमें संवहन धाराएं जो है वो होती हैं। यानी कि जो सतह वाला जो पार्टिकल्स होते हैं वो गर्म होकर के वो गर्म हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे तो ऊपर उठ जाएंगे, फिर ठंडे वाले जो पार्टिकल होंगे वो नीचे आ जाएंगे। तो ऐसे जो उनका मूवमेंट होता है ना कि जो है गर्म पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, ठंडे वाले नीचे आ रहे हैं, फिर वो गर्म होकर के ऊपर जा रहे हैं, फिर ठंडे, तो इस तरीके से फिर थोड़ी देर थोड़ी कंडीशन ऐसी आएगी कि पानी पूरा उबलने लग जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो वेव्स चलती हैं वही क्या कहलाती है, संवहन धारा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होती है कि जो स्थल के पास की जो वायु होती है, ठीक है, वो जो है गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उठ जाती है हल्की होकर के, ठीक है, गर्म होती है तो हल्की हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, और उसके जो समुद्र की ठंडी हवाएं होती हैं जो कि भारी होती हैं वो उसकी जगह ले लेती हैं। तो यही होता है, ठीक है। वायु में भी संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। संवहन धाराओं की प्रगति को जानने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। तो यहाँ क्रियाकलाप देखिए, इसमें दिए गए एक मोमबत्ती को चौड़े मुंह वाली बोतल में या फिर बीकर में रखें और उसे जलाएं। एक अगरबत्ती को जलाएं और उसे बोतल के मुंह के समीप ले जाएं। जब अगरबत्ती को मुंह के किनारे पर ले जाया जाता है तब अवलोकन करें कि धुआं किस ओर जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें ये देखना है कि जब अगरबत्ती को मोमबत्ती से थोड़ा ऊपर रखा जाता है तब धुआं किस ओर जाया जाता है। मतलब हर एक सिचुएशन हमें उसके जो है चेक करते जाना है। दूसरे भागों में जब जब अगरबत्ती को रखा जाता है, दूसरे जो भाग होते हैं, तो धुआं किस ओर जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं, जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे इसको चेक करते जाएंगे कि अलग अलग सिचुएशन में ये क्या हो रहा है। तो ये वायु के असमान तापन जो है उसके प्रवाह के कारण है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ये जो धुआं निकल रहा है, अगरबत्ती का जो धुआं है, उसके द्वारा जो पैटर्न अपनाया गया है वो हमें ये बताता है कि किस दिशा में गर्म और ठंडी हवाएं बह रही हैं, ठीक है। तो किस दिशा में, जिस जिस दिशा में गर्म और ठंडी हवाएं बह रही होंगी उसी की तरफ इनका जो है मूवमेंट होगा। तो कैसा होगा, इसी प्रकार जब वायु स्थल और जल के विकिरण के कारण गर्म होती है, वायु जो है वो स्थल और जल के विकिरण के कारण गर्म होती है, तब ये ऊपर की ओर प्रवाह करती है, ऊपर की ओर उठती है। क्योंकि जल की अपेक्षा स्थल जो है वो जल्दी गर्म होता है, इसलिए स्थल के ऊपर की जो वायु होती है वो जल की ऊपर की वायु की अपेक्षा तेजी से गर्म होती है। और फिर इसलिए अगर हम तटीय क्षेत्रों को दिन में देखते हैं तो पाते हैं कि स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म हो जाती है। तटीय क्षेत्रों की बात की जा रही है, ठीक है, वो तेजी से गर्म हो जाती है, गर्म होकर के ऊपर उठना शुरू हो जाती है। जैसे ही ये वायु ऊपर की ओर उठती है वहाँ कम दाब का क्षेत्रफल बन जाता है। ये ध्यान रखिएगा, क्या होता है कि जब स्थल गर्म होता है वहाँ की जो वायु होती है वो जैसे ही गर्म होकर के हल्की होकर के ऊपर उठती है तो वहाँ का जो दाब होता है, प्रेशर होता है, उसका जो क्षेत्र होता है वो कैसा हो जाता है, कम दाब का क्षेत्रफल बन जाता है। और समुद्र के ऊपर की जो वायु है वो कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। समुद्र अब जाहिर सी बात है नीचे वाला कम दाब वाला हो गया, तो समुद्र की मतलब कि समुद्र के ऊपर की जो हवाएं हैं वो वायु जो है वो कम दाब की तरफ जो है मतलब प्रवाहित हो जाएगी, बहने लगेगी। अब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की जो गति है वही पवनों का निर्माण करती है। तो यहाँ पे ये भी समझ में आ गया कि पवन क्या होती है। पवन मेनली क्या होती है कि वही वायु जो एक जगह से दूसरी जगह अपना स्थान चेंज कर रही है वही क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है और रात के समय स्थल और समुद्र, तो दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर होती है, तो रात के समय जो है स्थल से समुद्र की ओर होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो
जो है समुद्र होता है वो देर से जो है ठंडा होता है, तो अभी वहाँ गर्माहट बाकी है, और जो स्थल होता है वो जल्दी हो जाता है। बाकी यहाँ क्या बात की गई कि रात के समय स्थल और समुद्र दोनों ही ठंडे होने लगते हैं, ठीक है, लेकिन तेज़ी किस में ज़्यादा होती है? स्थल में ज़्यादा होती है, क्योंकि स्थल की अपेक्षा जल धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए जल के ऊपर की जो वायु है वो स्थल के ऊपर की वायु से गर्म होगी। तो ऊपर दी गई जो परिचर्चा है उसके आधार पर निम्न के विषय में क्या कह सकते हैं आप? पहला है, तटीय क्षेत्रों पर कम तथा उच्च दाब के क्षेत्र रात में प्रतीत होते हैं। तो देखिए जो तटीय क्षेत्र होते हैं उनमें, और कहाँ कहा गया है? रात में कहा गया है। तो देखिए जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कम या उच्च दाब के क्षेत्र रात में प्रतीत होते हैं। दिन के समय में कम जो है दाब का कम दाब का क्षेत्र होता है, और रात के समय, क्योंकि वो कम दाब का कब हो रहा है, वो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि सतह गर्म होती है तो वहाँ की वायु गर्म होकर के हल्की होकर के ऊपर उठती है, तो जैसे ही ऊपर उठती है तो वहाँ का जो क्षेत्र होता है वो कम दाब वाला हो जाता है। रात के समय में प्रोसेस पूरी उल्टी होती है, तो इसलिए रात की बात की गई तो उच्च दाब वाला क्षेत्र हो जाएगा। तभी तो यहाँ पे जो वायु है वो समुद्र, अब वो प्रोसेस समुद्र की तरफ होने लगी तो यहाँ से उठ करके उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ वायु जाएगी। तो ये जो है रात के समय में समीर कैसे चल रही होगी, मतलब कि रात के समय में, तो वो जो है स्थल से समुद्र की ओर जो है वायु का प्रवाह होगा। फिर देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है, तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु की दिशा क्या होती है? वही बात जो बताई कि स्थल से समुद्र की ओर, बस वही है। इसी प्रकार हवा की सभी गतियाँ विभिन्न वायुमंडलीय प्रक्रियाओं का परिणाम है, जो पृथ्वी के वायुमंडल के असमान विधियों से गर्म होने के कारण होता है। लेकिन इन हवाओं को बहुत से अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं। सिर्फ ये जो स्थल की गर्मी और ठंडी और उच्च निम्न दाब ही प्रभावित नहीं, और भी कारण हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। लेकिन इन हवाओं को बहुत से अन्य कारक जो प्रभावित करते हैं, जैसे कि पृथ्वी की घूर्णन गति तथा पवन के मार्ग में आने वाली जो पर्वत श्रृंखलाएं, ये भी प्रभावित करती हैं। तो हम इन कारकों के बारे में इस अध्याय में विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन इसके बारे में सोचते हैं। कैसे हिमालय की उपस्थिति से इलाहाबाद से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली वायु की दिशा परिवर्तित हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो मानसून आता है वो मानसून क्यों जो है डायरेक्टली सभी जगह क्यों नहीं आ जाता है? क्यों ऐसा होता है कि कुछ ही जगह बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कुछ जगह बिल्कुल भी नहीं होती है, और जिस जगह ज़्यादा होती है वहाँ पे हिमालय जो पर्वतमाला से जब मानसून टकराता है, तो जब टकराता है तो टक्कर होती है, तो पानी की बूंदें जो भारी हो जाती हैं वो सारी वहीं पे ही गिर जाती हैं। फिर जो आगे आकर के थोड़ा जो है बारिश करता है वो करता है, तो यही एक रीज़न है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि वायु की दिशा को परिवर्तित कर देती हैं। और अब हम जो हेडिंग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्षा। वर्षा होती क्या है, कैसे होती है, ये सारी चीज़ें। आइए अब हम इस प्रश्न पर विचार करें कि बादल कैसे बनते हैं और वर्षा करते हैं। तो हम इसके लिए एक साधारण प्रयोग कर सकते हैं जिससे ज्ञात हो सकेगा कि कुछ कारक जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं। तो आइए एक क्रियाकलाप देखते हैं। एक पतले प्लास्टिक की बोतल लें और इसमें 5 से 10 ml जल ले लें और बोतल को कस कर बंद करें। इसे अच्छी तरह हिलाएं और 10 मिनट तक की धूप में रख दें। इसकी बोतल में मौजूद वायु जलवाष्प से संतृप्त हो जाएगी, इसमें एकदम सेचुरेट हो जाएगी, ठीक है, मिल जाएगी। तो अब एक जली हुई अगरबत्ती लें, यहाँ पे भी अगरबत्ती ही लेना है हमें, और बोतल के ढक्कन के को खोलें और अगरबत्ती के धुएं, अगरबत्ती इसलिए भी ली जा रही क्योंकि इसमें धुआं ज़्यादा होता है ना, तो उसके धुएं की कुछ मात्रा को बोतल के अंदर जाने दें। पुनः बोतल को कस कर बंद कर दें और फिर इसके बोतल को अपने हथेलियों के बीच में रख करके जितना ज़ोर से हो सके दबाएं। कुछ समय तक प्रतीक्षा करें और बोतल को छोड़ दें। एक बार पुनः बोतल को आप जितना ज़ोर से संभव हो सके दबाएं। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, उसका उत्तर देने की कोशिश करिए। आपने कब देखा कि बॉटल के अंदर स्थित हवा जो है वो कोहरे की भांति हो गई? तो इसे इसे पहले चेक करना है कि कोहरे की भांति वो कब हो। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये कुहासा कब समाप्त होता है। तीसरा है ये जो कुहासा जो कोहरा बना है ये कब समाप्त होता है। बॉटल के अंदर दाब कब अधिक है। कुहासा दिखाई देने की स्थिति में बॉटल के अंदर का जो दाब है वो कम है या फिर अधिक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। और इस प्रयोग के लिए बॉटल के भीतर धुएं की जो आवश्यकता है वो क्यों है? क्योंकि देखिए जो कोहरा होता है ना, वो वायु जलवाष्प और जो हमारे पास जो धुआं है वो सब मिल करके ही पूरा कोहरा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जब आप इस प्रयोग को बिना अगरबत्ती के धुएं के करेंगे, अब ऐसा प्रयत्न करें और देखें कि परिकल्पना सही है या गलत है। ये जो चीज़ें की गई हैं इसे करने की कोशिश करिए। उसके बाद जो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं इसका आंसर अपने आप निकलता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, बहुत छोटे स्तर पर उपरोक्त प्रयोग को दोहराइए। क्या होता है कि जब जलवाष्प से भरी हुई वायु उच्च दाब वाले क्षेत्र से जलवाष्प से भरी हुई वायु, ठीक है, उच्च दाब वाले क्षेत्र से
कम दाब वाले क्षेत्र की में या इसके विपरीत प्रवाहित होती है। तो दिन के समय जब जलीय भाग गर्म हो जाते हैं तब बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प बन जाती है और यह वाष्प वायु में प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, वायु जो है इसमें प्रवाहित हो जाती है। जलवाष्प की कुछ मात्रा विभिन्न जैविक क्रियाओं के कारण वायुमंडल में चली जाती है। यह वायु भी गर्म हो जाती है और गर्म वायु अपने साथ जलवाष्प को लेकर के ऊपर की ओर उठ जाती है। जैसे कि वायु ऊपर की ओर जाती है और यह फैलती है। ठीक है, ऊपर की ओर जाती है, फैल जाती है। ठीक है, तो ये फैल जाती है तथा ठंडी हो जाती है। फैलती है तो जितना पास पास रहेंगे वहाँ उतनी गर्माहट रहेगी। फैल गए तो पार्टिकल दूर दूर हो गए तो वो ठंडी हो गई। ठंडा होने के कारण हवा में उपस्थित जलवाष्प छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है, एक जगह इकट्ठा हो जाती है। जल का यह संघनन जो है वो सहज होता है। यदि कुछ कण नाभिक की तरह कार्य करके अपने चारों ओर बूंदों को जमा कर लेते हैं। जैसे नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जमा होते हैं, उसी तरीके से कुछ कण जो होते हैं वो अपना कार्य करके जो है अपने चारों ओर बूंदों को जमा कर लेते हैं। सामान्यतः वायु में उपस्थित धूल के कण तथा दूसरे निलंबित कण नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये जो सामान्यतः जो धूल के कण या दूसरे निलंबित कण हैं वही क्या कहते हैं, कण नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। वो अपने चारों ओर जो जलवाष्प होती है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। एक बार जब जल की बूंद निर्मित हो जाती है तो वे संघनित होने के कारण बड़ी हो जाती है, इकट्ठा होने के कारण वो बड़ी हो जाती है। जब ये बूंदें बड़ी और भारी हो जाती हैं तब ये वर्षा के रूप में नीचे की ओर गिरने लगती हैं। कभी कभी जब वायु का तापमान काफ़ी कम हो जाता है तब ये हिमवृष्टि तथा ओले के रूप में अवशेषित। तो यही वर्षा, जब तापमान बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है तो यही जो वर्षा होती है वही हिमवृष्टि, जो ओले गिरते हैं उनका कारण बनती है। तो देखिए ये जो वर्षा का पैटर्न है, एक मिनट। वर्षा का पैटर्न पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है। हमने देखा पवन कैसे जो है बनती है। ठीक है, वायु का जो ट्रांसफर हो रहा है वही पवन कहलाती है। तो ये पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है। भारत के बहुत बड़े भूभाग में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। हमने मौसम सूचनाओं में भी ये सुना है कि बंगाल की खाड़ी पर वायु का दबाव कम होने के कारण कई क्षेत्रों में वर्षा हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कोहरे का भारत पर आच्छादित बादलों का जो उपग्रह है उस बादल कैसे छाए हुए हैं उसका ये दिखाया गया है। क्रियाकलाप यहाँ पे देखिए, पूरे देश में होने वाली वर्षा के पैटर्न के बारे में समाचार पत्र या टेलीविज़न के माध्यम से मौसम सूचनाओं की जानकारी एकत्र करें। यह भी पता लगाइए कि एक वर्षा मापक यंत्र कैसे बनाया जाता है, क्योंकि ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि वर्षा मापक यंत्र जो है वो कैसे बनाया जाता है और उसे बनाइए। वर्षा मापक यंत्र से सही डाटा प्राप्त करने के लिए कौन कौन से सुरक्षात्मक उपाय करने आवश्यक हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला तो यही हो जाएगा कि किस महीने में आपके शहर नगर गांव में सबसे अधिक वर्षा हुई। दूसरा, किस महीने में आपके, अब जाहिर सी बात है जब आपके पास जो है वो पैमाना भी होगा और आपके पास सारी चीज़ें होंगी तो आप ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको यही चेक करना है कि किस महीने में आपके शहर या गांव, जिस जगह आप रह रहे हैं वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा हुई है। ठीक है, उसके बाद किस महीने में आपके राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा हुई है। फिर क्या वर्षा हमारे हमेशा बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ होती है। अगर नहीं होती है तो किस मौसम में सबसे अधिक वर्षा बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसी में ही हम इसको लिखेंगे। दूसरा क्रियाकलाप क्या है, पुस्तकालय से मानसून और चक्रवात के बारे में और अधिक जानकारी एकत्र करिए कि किसी जो मतलब कि दूसरे देश की वर्षा के पैटर्न का, और साथ ही साथ किसी दूसरे देश की वर्षा का जो पैटर्न है उसका भी पता लगाइए। क्या पूरे विश्व में वर्षा के लिए मानसून ही उत्तरदायी है। यही सारी चीज़ें हमें देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वायु प्रदूषण। हम समाचारों में प्रायः सुनते हैं कि नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है। लोग प्रायः दुख प्रकट करते हैं कि उनके बचपन से लेकर के अभी तक वायु की गुणवत्ता में कमी आई है। ठीक है, और वायु की गुणवत्ता कैसे प्रभावित होती है और इस गुणवत्ता में आए परिवर्तन हमें और दूसरे जीवों को कैसे प्रभावित करते हैं। तो देखिए, जीवाश्म ईंधन कैसे कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों में नाइट्रोजन और सल्फर की बहुत कम मात्रा होती है। जीवाश्म ईंधन जो होता है उसमें जैसे कोयला और पेट्रोलियम, इन पदार्थों में नाइट्रोजन सल्फर की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है। जब ये ईंधन चलते हैं तब नाइट्रोजन और सल्फर भी इनके साथ चलते हैं तथा यह नाइट्रोजन और सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। इन गैसों का केवल ये जो गैसें होती हैं इनका केवल सांस के रूप में लेना खतरनाक नहीं, बल्कि ये वर्षा के जल में मिल करके अम्लीय वर्षा भी करती है। मतलब खाली ये जो है मतलब गैसें हैं वो केवल सांस ही के लिए दिक्कत नहीं, बल्कि जो है अम्लीय वर्षा का भी एक बड़ा कारण बनेंगी। जीवाश्म ईंधनों का दहन वायु में निलंबित कणों की मात्रा को भी बढ़ावा देता है। निलंबित कण जो है इनकी मात्रा को भी बढ़ावा देता है। ये निलंबित कण
बिना जले कार्बन का कण या पदार्थ हो सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन सभी प्रदूषकों की अधिक मात्रा में उपस्थिति दृश्यता को कम करती है, देखने की जो क्षमता है उसको कम करती है। विशेषकर सर्दी के मौसम में जब जल भी वायु के साथ संघनित होता है तो इसे हम धूम कोहरा कहते हैं। ठीक है, जब जल जो है संघनित होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, धूम कोहरा कहते हैं। तथा उसके बाद देखिए, तथा ये जो धूम कोहरा जिसे हम कह रहे हैं, तथा यह वायु प्रदूषण की ओर संकेत करते हैं। यही धूम कोहरा ही वायु प्रदूषण की ओर संकेत करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि इन पदार्थों वाली वायु में सांस लेने से कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर, और हृदय रोग हो सकता है, एलर्जी जैसी बीमारियां होने की संभावना अधिक हो जाती है। वायु में स्थित इन हानिकारक पदार्थों की वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। अब क्रियाकलाप में देखिए क्या है, लाइकेन नामक जीव वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर के प्रति अधिक संवेदी होते हैं। लाइकेन, ठीक है, लाइकेन जीव इसलिए क्योंकि ये प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी है। ठीक है, एनिमल में फंजाई आ जाएगा, प्लांट में एलगी वगैरह आ जाएगा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद है, ये प्रायः पेड़ों की छालों पर जो है पतले हरे और सफ़ेद रंग की परत के रूप में पाए जाते हैं। यदि आपके आसपास पेड़ों पर लाइकेन है तो उसे आप देख सकते हैं। फिर है, व्यस्त सड़क के समीप पेड़ पर स्थित लाइकेन और दूसरी दूरी पर स्थित लाइकेन पर स्थित जो है लाइकेन की तुलना कीजिए। मेनली हमें यहाँ पे यही देखना है कि जो लाइकेन है वो प्रदूषण सूचक होता है। अब ये जो प्रदूषण है वो जो है प्रदूषण वाला जो एरिया है वहाँ पे इसका क्या हाल है, और वही जो नॉर्मल एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या हाल है। सड़क के समीप स्थित पेड़ों पर सड़क की ओर की सतहों पर लगे लाइकेनों की तुलना सड़क की विपरीत दिशा की ओर वाली सतहों पर लगे लाइकेन से करें। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद उत्तर प्राप्त लक्षणों के आधार पर आप सड़क के किनारे या दूर प्रदूषण वाले पदार्थों के स्तर के विषय में क्या कह रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, जल एक अद्भुत द्रव। जल पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े भाग पर उपस्थित है और ये भूमिगत भी हो सकता है। जो जल जो होता है वो पृथ्वी के सबसे बड़ा जो भाग होता है उसमें जो है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में है, आपने देखा भी था। ठीक है, और भूमिगत जल भी इसमें जो है सम्मिलित है। जल की कुछ मात्रा यहाँ पे जो दी गई है वो क्या है, कुछ मात्रा जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में भी पाई जाती है। जल की कुछ मात्रा जो है वो जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में भी पाई जाती है, और पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला अधिकतर जल समुद्र और महासागरों में है। और तथा ये क्या है, कैसा है, खारा है। शुद्ध जल बर्फ के रूप में दोनों ध्रुवों पर और बर्फ से ढके पहाड़ों पर पाया जाता है। तो ये देखिए कि जो शुद्ध जल जो होता है वो कहाँ कहाँ होता है, कि एक तो जो है बर्फ़ के रूप में जो दोनों ध्रुव पे बर्फ़ जमी है वो मिल जाएगा, और बर्फ़ से ढके पहाड़ों पर पाया जाता है। भूमिगत जल और नदियाँ, झीलों और तालाबों का जल जो है भी शुद्ध है। तो बस इतना ध्यान रखिए कि भूमिगत जल और नदियाँ और झीलों और तालाबों का जल भी शुद्ध है। ठीक है, उसके बाद है क्या चीज़ है, फिर भी इस जल की उपलब्धता विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। गर्मी में अधिकतर स्थानों पर जल की कमी होती है। गर्मी में अधिकतर स्थान ऐसे हैं जहाँ पे जल की कमी होती है। ग्रामीण इलाकों में जहाँ जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है वहाँ लोगों का अधिकतर समय दूर से जल लाने में व्यय हो जाता है। अब इसमें क्रियाकलाप देखिए क्या करना है। इसमें बहुत से नगर निगम जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए जल संग्रहण तकनीक पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे यहाँ पे क्या बताया गया, पता लगाइए कि ये कौन सी तकनीक है या ये उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है यहाँ पे कंडीशंस हो गई। इसके बाद देखिए, लेकिन जल इतना अधिक आवश्यक क्यों है तथा क्या सभी प्राणियों को जल की आवश्यकता है। तो सभी कोशिकीय प्राणियों जो सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं हैं उनमें जलीय माध्यम में होती हैं। सभी प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर में या कोशिकाओं के अंदर होती हैं। ठीक है, तो सभी जितनी भी प्रतिक्रियाएं होती हैं जो हमारे शरीर में या फिर कोशिकाओं के अंदर होती हैं वे जल में घुले हुए पदार्थों में होती हैं, और या फिर जो है जल में घुले हुए जो पदार्थ होते हैं उनमें होती हैं। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का संवहन घुली हुई अवस्था में होता है। इसलिए जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए अपने शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखते हैं। स्थलीय जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो स्थल में रहने वाले जो जीव हैं। उसके बाद है कि जो है शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि खारे पानी जल में नमक की अपेक्षा
की मात्रा होने के कारण जीवों का जो शरीर है उसे सहन नहीं कर पाता है। इसलिए प्राणियों और पौधों को पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए आसानी से जल उपलब्धि के स्रोत आवश्यक है। प्राणी और पौधे जो हैं उनको अगर पृथ्वी में जीवित रहना है तो उनके लिए जो है जल आवश्यक है। अब जल की जो पूर्ति है उसमें उपलब्धि के स्रोत जो है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रियाकलाप में किसी नदी, तालाब या झील के समीप एक छोटे स्थान को चुनें। मान लें कि 1 वर्ग मीटर इस क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न पौधों एवं जंतुओं की संख्या को गिनें। प्रत्येक स्पीशीज को अलग अलग गणना करें। दूसरा यहाँ में इसकी तुलना सूखे और पथरीले भाग के उतने ही बड़े क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों से करें। क्या दोनों क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों और जंतु एक ही प्रकार के हैं? ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि दोनों ही जो क्षेत्र हैं, जहाँ पर एक क्षेत्र है कि सूखे और पथरीले भाग, और वही दूसरा क्षेत्र है कि जहाँ पे मतलब बड़े क्षेत्र जहाँ जंतु जो हैं, जंतु या पौधे मतलब कि वहाँ पे रह सकें। ठीक है, दूसरा क्रियाकलाप यहाँ पे देखिए, अपने विद्यालय के समीप या किसी प्रयोग में न आने वाली भूमि को चुनें। ऐसी भूमि चुनिए जहाँ जो प्रयोग में नहीं आती है और उसे चिन्हित करें। उसी प्रकार उस क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं और पौधों तथा प्रत्येक स्पीशीज के जीवों की संख्याओं की भी गणना करें। फिर यहाँ पे तीसरा ये है कि उसी स्थान की गणना जो है वर्ष में 2 बार करें। एक बार गर्मी में और दूसरा मतलब जिस जगह की आप गणना कर रहे हैं उसी की 2 बार करें। एक बार गर्मी में और एक बार गर्मी या सूखे मौसम में और दूसरी बार बरसात के मौसम के बाद। ठीक है, तो आप उत्तर देखिए, क्या दोनों बार संख्याएं समान थीं? यहाँ पे जो है नंबर्स दिए गए थे, संख्याएं जो दी गई थी। ठीक है, वही तो है ना। यहाँ पे क्या है कि अपने विद्यालय के समय किसी प्रयोग में ना आने वाली जो भूमि है उसको चुने, और फिर उसके बाद है कि प्रत्येक स्पीशीज़ की जीवों की जो संख्या है उसका भी गणन करना है। यानी कि यहाँ पे हमें यही देखना है सिंपल कि जिस जगह जो है वर्षा हो रही है वहाँ पे जीवों की संख्या कैसी है और जिस जगह नहीं हो रही है वहाँ पे कैसी है। तो यही यहाँ पे हमें चर्चा करनी है। ठीक है, और किसी मौसम में अपने विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की अधिकता पाई जाती है। वो उनके मौसम के अकॉर्डिंग होता है कि किस जगह कैसा मौसम है और वो जो है जंतुओं की अधिकता को बताए। प्रत्येक प्रकार के जीवों की संख्या किस मौसम में अधिक थी? यहाँ पे पूछा गया है कि अलग अलग जो जीव हैं उनकी संख्या किस मौसम में अधिक थी। ठीक, तो ये तो आप जब ऑब्जर्वेशन करेंगे या आप जो है कहीं से डेटा कलेक्ट करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। उपरोक्त दोनों क्रियाकलापों के परिमाणों को संकलित करने के बाद आप विचार करें कि क्या जल की मात्रा की उपलब्धता का संबंध पौधे और जंतुओं के प्रकार तथा उनकी संख्या से है जो एक निश्चित या दिए हुए स्थान में रह सकते हैं। अगर संबंध है तो बताएं कि किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रकार के जो है सबसे अधिक प्रकार और जीवन की उपलब्धता पाएंगे। तो ये क्या है, 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में और 5 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। एटलस जो है उसमें हम वर्षा के जो पैटर्न है उसे हम मैप पर देख सकते हैं। मानचित्र वर्षा के पैटर्न वाला जो मानचित्र है उसे हम एटलस में देखेंगे। और यह बताइए, जब उसको आप देखिए और ये बताइए कि जो भारत है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जैव विविधता होती है। जिस जगह वर्षा सबसे ज़्यादा होती है उस जगह जैव विविधता भी उतनी ही होती है और किसी राज्य में कम। अनुमान सही है या गलत, इसकी जांच करने के लिए क्या हम किसी विधि पर विचार कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए कुछ बताया गया इसके बारे में कि जल जो है उसकी उपलब्धता प्रत्येक स्पीशीज़ के वर्ग जो कि एक विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम है की संख्या को ही निर्धारित नहीं करती, अपितु ये वहाँ के जीवन में विविधता को भी निर्धारित करती है कि जो विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी जो है, इनको भी निर्धारित करती है। यद्यपि जल की उपलब्धता ही केवल एक कारक नहीं है जो उस क्षेत्र में जीवन के लिए आवश्यक है। दूसरे कारक जैसे कि तापमान, मतलब खाली जो जल की उपलब्धता है वही ये नहीं निर्धारित करती है कि किसी जगह पर जो जनसंख्या है वो अधिक है, वो भी किस वजह से, खाली जल की मात्रा नहीं। इसके साथ साथ जो इसकी हेल्पिंग के लिए कारक होते हैं वो जैसे तापमान और मिट्टी की प्रकृति जो है, मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं है, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी जगह की जो है विविधता है उसको बताने के लिए। ठीक है, लेकिन एक और जो है लेकिन जल जो है वो एक क्या है, महत्वपूर्ण संपदा है जो जीवन के स्थल पर निर्धारित करती है। नेक्स्ट रीडिंग है हमारी जल प्रदूषण क्या होता है। जल उन कीटनाशकों और उर्वरकों को भी घोल लेता है जिसका उपयोग हम खेतों में करते हैं। अतः इन पदार्थों का कुछ प्रतिशत भाग जल में चला जाता है। हमारे शहर या नगर के नाले, जल और उद्योगों का कचरा भी नदियाँ तथा झीलों में संग्रहित होता है।
कुछ विशेष उद्योगों की जो है बहुत सारी क्रियाओं में शीतलता बनाए रखने के लिए कि जो है शीतलता है उसको ठंडा जो है बनाए रखने के लिए जल का प्रयोग करते हैं। भाई जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनमें बड़ी बड़ी जो है एसी प्लांट हैं या ठीक है कारखाने या बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ होता है। तो यही है कि उनको ठंडा बनाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, जल का ठंडा जो है जल का प्रयोग किया जाएगा। तथा इस प्रकार के निष्पादित गर्म जल को जलाशय में वापस लौटा दिया जाता है। जब बांध से जल को छोड़ा जाता है तब नदियों के जल के तापमान पर भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि बांध जो है, मान लीजिए बांध ऊपर है और नदियाँ सब नीचे हैं, तो बांध से जल को जब अगर छोड़ा जा रहा है तब नदियों के जल के तापमान पर भी प्रभाव पड़ता है। और दूसरा ये है कि गहरे जलाशय के अंदर का जो जल है वह सूर्य के द्वारा गर्म जो है ऊपर की सतह के जल की तुलना में शीतल होता है। मतलब गहरे जलाशय के अंदर का जो जल है वो सूर्य के द्वारा गर्म जो है ऊपर की सतह के और जल की जो है तुलना में शीतल होगा। सतह का मतलब कहने का है कि जो समुद्र है या गहरा जो जलाशय है उसमें ऊपर की सरफेस का जो जल होगा वो जो है वो गर्म होगा, ठीक है। और जो सतह का होगा यानी कि अंदर का वो जो है जल की जो सतह की जो जल है उसकी तुलना में ठंडा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये सभी जलाशयों में पाए जाने वाले जीवों के प्रकार को विभिन्न प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। ये कुछ जीवों की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं तो कुछ को हानि पहुंचा सकते हैं। ये इस प्रणाली में उपस्थित विभिन्न जीवों के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अतः हम निम्नलिखित प्रभावों को दिखाने के लिए जल प्रदूषित शब्द का प्रयोग करते हैं। ये जो प्रभाव पड़ रहे हैं, जिनकी अधिकता की वजह से जो प्रभाव पड़ रहे हैं, तो उसके लिए हम जल प्रदूषित शब्द जो है उसका प्रयोग करते हैं। तो पहली हेडिंग हमारी यही है, पहला पॉइंट है जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना। अनैच्छिक पदार्थ जैसे पॉलीथीन, रैपर्स वगैरह ये प्रदार्थ पीड़कनाशी और वरक हो सकते हैं जो खेतों में जो है उपयोग होते हैं, या वे कागज़ उद्योग में प्रयुक्त होने वाले विषैले पदार्थ जैसे कि पारा के लवण हो सकते हैं। जैसे पारा के जो लवण होते हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं। और ये बीमारी पारा की जो अगर HG के लवण बन जाए तो ये बीमारी कॉज करेंगे और बीमारी फैलाने वाले जीव हैं जैसे कि हैज़ा जो है, हैज़ा फैलाने वाले जो बैक्टीरिया भी होता है। हैज़ा कौन फैलाता है, जो बैक्टीरिया होता है वो। दूसरा देखिए यहाँ पे इच्छित पदार्थों की जलाशय से हटाना। जो इच्छित पदार्थ होते हैं उनको जलाशय से हटाना। घुली हुई ऑक्सीजन जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के द्वारा उपयोग की जाती है। तो घुली हुई ऑक्सीजन जो होती है वो जल में रहने वाले जो पौधे और जंतु जो होते हैं उनके द्वारा उपयोग की जाती है। किसी भी तरह का परिवर्तन जो इस घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है उसका जलीय जीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कोई भी ऐसा जो एक्शन जो इस ऑक्सीजन के लेवल को कम करेगा तो जो है जल में रहने वाले जो जीव हैं उन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जलाशय से अन्य पोषक की भी कमी हो सकती है इसकी जो है कमी की वजह से। तीसरा पॉइंट है ताप में परिवर्तन। जलीय जीव जिस जलाशय में रहते हैं वे वहाँ के एक विशिष्ट तापमान के अनुकूल होते हैं और उस तापमान के अचानक परिवर्तन उनके लिए खतरनाक होगा या फिर प्रजनन की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। विभिन्न प्रकार के जंतुओं के अंडे और लार्वा तापमान परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कि मृदा में खनिज की जो प्रचुरता है वो क्या है। एक क्षेत्र में जीवन की विविधता को निर्धारित करने वाले एक महत्वपूर्ण संपदा मृदा जो है मतलब कि इन्होंने ये कहा है कि एक क्षेत्र है जिसमें जीवन की विविधता जो है उसको निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण संपदा जो है वो क्या है, मृदा है, ठीक है। लेकिन मृदा यानी मिट्टी क्या है और ये कैसे बनती है इसके बारे में हमें जानना है। पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है, ठीक है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, भूपृष्ठ कहते हैं। तो भूपृष्ठ जो कहा जाता है वो इस परत में पाई जाने वाली खनिज जीवों को भी प्रकार के पालन पोषण करने वाले तत्व प्रदान करते हैं। लेकिन यदि ये खनिज बड़े पत्थरों के साथ संलग्न होते हैं तो ये जीवों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। वहीं हजारों और लाखों वर्षों के लंबे समय अंतराल में पृथ्वी की सतह या उसके समीप पाए जाने वाले पत्थर विभिन्न प्रकार के भौतिक, रासायनिक और कुछ जैव प्रक्रमों के द्वारा टूट जाते हैं और यही टूटने के बाद सबसे अंत में बचा जो महीन कण जो होता है वो मृदा है। लेकिन कौन से कारक या प्रक्रिया जिनसे मृदा बनती है उन्हें हमें देखना है। तो आइए देखते हैं। पहला है सूर्य। सूर्य दिन के समय पत्थर को गर्म कर देता है जिससे कि वे प्रसारित यानी फैलने लग जाते हैं, ठीक है, और गर्म होने के बाद वो थोड़े से फैलने लग जाते हैं। रात के समय ये पत्थर एकदम ठंडे हो जाते हैं और संकुचित से सिकुड़ जाते हैं। क्योंकि पत्थर का जो प्रत्येक भाग जो होता है वो असमान रूप से प्रसारित और संकुचित हो रहा है। ऐसा बार बार होने पर पत्थर में दरार आ जाती है,
ऐसा जो हो रहा है वो जब बार बार होता है तो पत्थर जो है उनमें दरार आ जाती है, अतः अंत में ये बड़े पत्थर टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। फिर आता है जल। जल क्या होता है? जल मृदा के निर्माण में दो जो है प्रकार से सहायता करता है। पहला, सूर्य की ताप से बने जो पत्थर हैं, पत्थरों की दरार में जल जा सकता है। जाहिर सी बात है, सूर्य के प्रकाश की वजह से पत्थरों में दरार पड़ गई तो उससे क्या है, अब उसमें से जल जा सकता है। ठीक है। यदि ये जल बाद में जम जाता है, ये जो जल जा रहा है वो जल जो है वो बाद में जम जाता है तो यह दरार को और अधिक चौड़ा करेगा। अगर वो जम जा रहा है तो ये जो दरार है उसको और अधिक चौड़ा करेगा। ठीक है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए? दूसरा जो है बहता हुआ जल। ठीक है। दूसरा बहता हुआ जल जो है वो कठोर पत्थरों को भी तोड़ फोड़ देता है। तो दूसरा बहता हुआ जो जल है वो कठोर पत्थर जो है उनको भी तोड़ फोड़ देता है। तेज गति के साथ बहता हुआ जल प्रायः अपने साथ बड़े और छोटे पत्थरों को बहा करके ले जाता है। ये पत्थर दूसरे जो पत्थर हैं उनके साथ टकरा कर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। जब जल पत्थरों को के इन कणों को अपने साथ ले जाते हैं। जो जल होते हैं वो क्या होते हैं? पत्थरों के ये जो कण होते हैं इनको अपने साथ ले जाते हैं और आगे निक्षेपित कर देता है कि इस प्रकार जो मृदा है, ठीक है, तो क्या निक्षेपित कर देता है? इस प्रकार जो मृदा है वो मूल पत्थर से काफ़ी दूर वाले स्थान पर पाई जाती है। ठीक है। मूल पत्थर जो होते हैं उनसे काफ़ी दूर वाले स्थान पर पाई जाती है। अब क्यों पाई जाती है वो अभी हम देखेंगे। तो फिर आती है वायु। जिस प्रकार जल में पत्थर एक दूसरे से टकराने के कारण टूटते हैं, उसी प्रकार तेज हवाएं भी पत्थरों को तोड़ देती हैं और वायु जल की तरह है बालू को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। ठीक है। फिर है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखें। जीव भी मृदा के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। लाइकेन, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, पत्थरों की सतह पर भी उगते हैं और इस क्रम में वे एक पदार्थ छोड़ते हैं। ठीक है। जो पत्थर की सतह को चूर्ण के समान कर देता है और मृदा की एक पतली परत का निर्माण करता है। अब इस सतह पर मॉस जैसे दूसरे छोटे पौधे उगने में सक्षम होते हैं। अब ऐसी जो सतह है वो पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है। तो इसमें क्या है कि इस सतह पर मॉस यानी जो सबसे छोटे एकदम लोअर प्लांट जो होते हैं उनको और छोटे पौधे उगने में सक्षम होते हैं। ये पत्थर को और अधिक तोड़ते हैं। बड़े पेड़ों की मूलें कभी कभी पत्थरों की बनी दरारों में चली जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि बड़े बड़े पेड़ों की जो मूलें होती हैं वो कभी कभी पत्थरों की बनी दरारों में चली जाती हैं और वे दरार को चौड़ा कर देती हैं। और ये क्या करती हैं? जो दरार होती है इसको चौड़ा कर देती हैं। फिर है नेक्स्ट क्रियाकलाप। कुछ मृदा जो है लें तथा उसे जल से भरें बेकर में डाल दें। ली गई मृदा की मात्रा में के लगभग 5 गुण जो है 5 गुना जल होना चाहिए। यहाँ पे क्या कहा गया? ली गई मृदा की जो मात्रा है उसके लगभग 5 गुना जल होना चाहिए। मृदा और जल को मिलाएं और फिर मृदा को नीचे जमा होने दें। कुछ समय पश्चात अवलोकन करें। फिर क्या है? क्या बीमार के जो है तल में मृदा समांगी है या परतों में विभाजित हैं? तो अभी आप लोग ने ये पढ़ा भी था कि जो मृदा जो होती है वो जो है कैसी होती है। ये समांगी एक मिश्रण है पहली बात, और दूसरा जो है ये जो है नॉर्मली रहता है, परतों में ये डिवाइडेड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगर परतों का निर्माण हुआ है तो किस प्रकार एक सूरत दूसरे से भिन्न है? क्या वहाँ जो है जल की सतह पर कुछ तैर रहा है? यहाँ पे ये भी एक एक करके सारे क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, उसके बाद फिर इसका आंसर दिया जाएगा। तो क्या वहाँ वहाँ जल की सतह पर कुछ तैर रहा है? क्या आप सोच सकते हैं कि कुछ पदार्थ जल में घुल गए होंगे? आप इसे कैसे रोकेंगे? कुछ पदार्थ जो जल में घुल गए होंगे उसे कैसे रोकेंगे? तो देखिए, जैसा कि आपने देखा है कि मृदा एक मिश्रण है और इसमें विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे टुकड़े मिले होते हैं और इससे सड़े गले जीवों के टुकड़े भी मिलते हैं। ठीक है। तो ये जो सड़े गले जीवों के जो टुकड़े हैं वो जो मृदा में मिले रहते हैं उसे हम कहते क्या हैं? उसे हम ह्यूमस कहते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव भी मिले होते हैं। जैसे मृदा के प्रकार का निर्णय उसमें पाए जाने वाले कणों के औसत आकार द्वारा, कि मृदा किस प्रकार की है उसमें पाए जाने वाले जो कण हैं उनके जो औसत आकार है उन कणों के उनके द्वारा निर्धारित किया जाता है। मृदा के गुण को उसमें स्थित ह्यूमस की मात्रा और पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के आधार पर किया जाता है। मृदा के जो गुण हैं, ठीक है। फिर है, मृदा की संरचना का मुख्य कारक ह्यूमस है।
क्योंकि यह मृदा को सरंध्र और वायु द्वारा जल को भूमि के अंदर जाने में सहायता करता है, सहायक होता है। ठीक है। उसके बाद है खनिज पोषक तत्व जो उस ऊर्जा में पाए जाते हैं। ठीक है। खनिज जो होते हैं वो पोषक तत्व जो उस मृदा में पाए जाते हैं वह उन पदार्थों पर निर्भर करते हैं जिससे मृदा बनी है। किस मृदा पर कौन सा पौधा होगा यह इस पर निर्भर करता है कि उस मृदा में पोषक तत्व कितने हैं, ह्यूमस की मात्रा कितनी है और उसकी गहराई क्या है। और इस प्रकार मृदा की ऊपरी परत में जिसमें मृदा के कणों के अतिरिक्त ह्यूमस और सजीव स्थित होते हैं। ह्यूमस और सजीव जो है वो स्थित होते हैं, तो उसे ऊपरी मृदा कहा जाता है। जिसमें जो है कहा गया है कि ह्यूमस और सजीव दोनों हो, उसे ऊपरी मृदा कहा जाता है। ऊपरी मृदा जो है वो उसकी गुणवत्ता जो उस क्षेत्र की जैविक विविधता को निर्धारित करती है में एक महत्वपूर्ण कारक है। ये जो ऊपरी मृदा जो है उसकी गुणवत्ता में एक महत्वपूर्ण कारक है। आधुनिक खेती में जो पीड़कनाशक है, आधुनिक खेती में पीड़कनाशकों और उर्वरकों का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग हो रहा है। लंबे समय तक इन पदार्थों का उपयोग करने से मृदा के सूक्ष्मतम जीव मृत हो जाते हैं और मृदा की संरचना को नष्ट करते हैं, जो कि मृदा के पोषक तत्वों का पुनर्वितरण करते हैं। ठीक है। उसके जैसे यहाँ पे दिया गया कि ह्यूमस बनाने में सहायक भूमि में स्थित केचुए को भी ये समाप्त कर सकते हैं। केचुए को भी की बातें भी नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि अगर समपोषणीय खेती नहीं की जाए, ठीक है, जिसमें पोषण ना हो, तो अगर ऐसी खेती ना की जाए तो उपजाऊ मृदा जल्द बंजर भूमि में परिवर्तित हो सकती है। उपयोगी घटकों की मृदा से हटना और दूसरे हानिकारक पदार्थों का मृदा में मिल जाना जो कि मृदा की उर्वरकता को प्रभावित करता है, उसमें स्थित जैविक विविधता को भी नष्ट कर देता है। इसी को ही हम भूमि प्रदूषण कहते हैं। मृदा जिसे हम आज एक स्थान पर देखते हैं वह लंबे समय अंतराल के पश्चात निर्मित हुई है। यद्यपि कुछ मृदा को एक स्थान पर निर्मित करने के जो कारक हैं वो इसको किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। मृदा के महीन कण प्रवाहित वायु या जल के साथ ही स्थानांतरित हो सकते हैं। मृदा के समस्त कणों के स्थानांतरित हो जाने पर कठोर पत्थर बाहर आ जाता है। स्थानांतरित जब ये हो जाती है तो कठोर पत्थर जो होता है वो बाहर आ जाता है। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संपदा की हानि हो जाती है, क्योंकि पत्थर पर उर्वरता नगण्य हो जाती है। ठीक है। पत्थर जो होते हैं उनमें उर्वरकता जो होती है वो कैसी होती है, नगण्य होती है, कोई मतलब नहीं होता है ऐसी डाइवर्सिटी का। इस क्रियाकलाप को देखिए, इसमें क्या है कि एक ही तरह की दो ट्रे लीजिए और उसमें मृदा से भर दें दोनों ट्रे को। ठीक है। एक ट्रे में सरसों या मूंग अथवा धान या हरे चने का पौधा रोप दें और दोनों ट्रे में, मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि एक ट्रे में सरसों या मूंग और दूसरे में धान या हरे चने का पौधा, ये दोनों ही को रोप दें और दोनों ट्रे में तब तक जल दें जब तक कि जिस ट्रे में पौधा जो है रोपा गया है वह पौधे की वृद्धि से ढक नहीं जाती। ये सुनिश्चित करें कि दोनों ट्रक एक ही कोण पर झुके हुए हैं। ये भी सुनिश्चित करें कि दोनों जो ट्रक हैं दोनों जो ट्रे हैं वो एक ही कोण पर झुके हैं। दोनों ट्रे में समान मात्रा में जल इस तरह से डाला जाता है कि बाहर की ओर वो निकल जाए, इस तरीके से उसमें जल डाला जाता है। दूसरा है कि ट्रे से बाहर जाने वाली मृदा की मात्रा का अध्ययन करें। ट्रे से बाहर जाने वाली जो मृदा है उसकी कितनी बाहर मृदा गिर रही है उसका भी अध्ययन करें। और क्या बहने वाली मृदा की मात्रा दोनों ट्रे में समान है? बहने वाली जो मृदा है उसकी मात्रा क्या दोनों ट्रे में समान है? अब कुछ ऊंचाई से दोनों ट्रे में समान मात्रा में जल डालें। जितना आपने पहले डाला है उतनी ही मात्रा में जल 3 से 4 बार डालें। अब मृदा की मात्रा का अध्ययन करें और जो ट्रे से बाहर चली जा गई है, क्या दोनों ट्रे में मृदा की मात्रा समान है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो ये बहता हुआ जो जल है जिसमें यहाँ पे ये दिखाया गया ना ऊपरी मृदा, ठीक है,
उसमें क्या है, ये सतह की मृदा पर प्रभाव डालते हैं। बहते हुए जल में ऊपर ऊपरी मृदा जो है वो सतह की मृदा पर प्रभाव डालते हैं। तो इसमें हमें देखना है कि पौधे की जड़ें मृदा के अपरदन इरोजन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, पौधे की जो जड़ें होती हैं। तो बड़े स्तर पर जंगलों का काटना जो कि पूरे विश्व में हो रहा है, लगातार होता चला जा रहा है, न केवल जैविक विविधता को नष्ट कर रहा है बल्कि मृदा के अपरदन के लिए भी उत्तरदायी है। ठीक है, मृदा का क्योंकि देखिए मृदा का अपरदन तभी होता है जब पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, वो मृदा को जो है जकड़े रहती हैं, उसको पकड़ करके रखती हैं। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो उनको पकड़ने वाला, ऊपर की जो मेन उपजाऊ जो परत है उसको पकड़ने वाला कोई होएगा ही नहीं। ठीक है, उनको थाम में रखने का, तो वो क्या होंगी, तो जो तेज भाव के साथ जो पानी आएगा वो मृदा को अपने साथ काट करके लिए चला जाएगा। ठीक है, तो यही जो वनस्पति के लिए सहायक ऊपरी मृदा अपरदन की प्रक्रिया में तीव्रता से हट सकती है। ये जो मृदा है ये पहाड़ी और पर्वतों वाले भागों में त्वरित गति से होता है। मृदा के अपरदन की इस क्रिया को ही हम मृदा अपरदन कहते हैं, को रोकना बहुत कठिन है। सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति जल को परतों के अंदर जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि सतह पर पाई जाने वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं जो कि पत्थरों या जो चट्टानें होती हैं उनके अंदर अपनी जड़ें अपने घुसोड़ लेती हैं, तो वो जल की परतों को अंदर जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, अब आगे है नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है जैव रासायनिक चक्रण क्या होता है। जीवमंडल के जैविक और अजैविक घटकों के बीच का सामंजस्य जीवमंडल को गतिशील और स्थिर बनाता है। इस सामंजस्य के द्वारा जीव मंडल के विभिन्न घटकों के बीच पदार्थ और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आइए देखते हैं कि वे पदार्थ किसका स्थानांतरण होता है, पदार्थ और ऊर्जा का स्थानांतरण। आइए देखते हैं कि वे कौन सी क्रियाएं हैं जो संतुलन को बनाए रखती हैं। ठीक है, अब तो इन्हीं क्रियाओं में सबसे पहला आएगा हमारा जलीय चक्र। तो अब देखिए जलीय चक्र में आपने देखा है कि जलाशयों से जल के वाष्पीकरण और फिर संघनन के बाद वर्षा कैसे होती है, लेकिन हमने समुद्रों और महासागरों को सूखते हुए नहीं देखा है। तो किस प्रकार जल इन जलाशयों में वापस आता है, पूरी प्रक्रिया को जिसके द्वारा जलवाष्प बनता है और वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है, जलीय चक्र। तो यही सब क्या कहलाता है, जलीय चक्र कहते हैं इसे। यह चक्र उतना आसान है, सॉरी उतना आसान और सरल नहीं है जैसा कि वक्तव्य में प्रतीत हो रहा है। वह सारा जल जो पृथ्वी पर गिरता है तुरंत समुद्र में नहीं चला जाता। पृथ्वी पर जो गिरने वाला जो क्योंकि वर्षा हर जगह हो रही है तो हर जगह तो समुद्र नहीं है ना, तो पृथ्वी पर गिरने वाला जो पूरा जल है वो क्या होता है कि पृथ्वी पर गिरता है, तुरंत समुद्र में वो नहीं जाता है। ठीक है, वो पृथ्वी पर ही रहता है। तो वर्षा के द्वारा ये जो जल गिरता है, ठीक है, हर जगह, तो वो पूरा का पूरा समुद्र में थोड़ी ना चला जाता है। इसका कुछ भाग जो होता है वो मृदा के अंदर चला जाता है और भूजल का हिस्सा बन जाता है। कुछ भूजल झरनों के द्वारा सतह पर आ जाता है। ये जो भूजल ही होता है जो कि झरनों के द्वारा, इसीलिए तो कहते हैं कि झरनों का पानी जो होता है वो एकदम स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, ठीक है, साफ सुथरा होता है, क्योंकि भूजल जो है वही झरने के द्वारा ही, भूजल होता है वही झरने के द्वारा सतह पर आ जाता है। और यह हम इसे अपने व्यवहार के लिए कूपों और नलकूपों की मदद से सतह पर लाते हैं। जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं में स्थलीय जीव जंतु और पौधे जल का उपयोग करते हैं विभिन्न अवस्थाओं में। तो यहाँ पे एक जो है जल चक्र का पूरी प्रोसीजर दी गई है। ठीक है, ये है प्रकृति में जलीय चक्र। ठीक है, अब देखिए आइए जलीय चक्र में जल क्या होता है कि एक अन्य पहलू पर विचार करें। जैसे कि आप जानते हैं कि जल बहुत से पदार्थों को घुलने में सक्षम है। ठीक है, और घुलने वाले खनिजों से होकर के जब जल गुजरता है तब इसमें कुछ खनिज जल में घुल जाते हैं तथा और जो है कुछ जो है वो जल में घुल जाते हैं। इस प्रकार नदी बहुत से पोषक तत्वों को सतह से समुद्र में ले आती है और इनका उपयोग समुद्री जीव जंतुओं द्वारा किया जाता है। अगला चक्र देखिए नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% भाग क्या है, नाइट्रोजन गैस है। ये गैस जो जीवन के लिए आवश्यक है, बहुत सारे अणुओं का भाग है। जैसे कि अणुओं का भाग यहाँ समझिएगा कि एक यौगिक ले लीजिए, जैसे कि प्रोटीन में भी क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। न्यूक्लिक एसिड में भी नाइट्रोजन, डीएनए में भी नाइट्रोजन, आरएनए में भी नाइट्रोजन, कुछ विटामिन होते हैं उनमें भी नाइट्रोजन। तो ये जो नाइट्रोजन होता है, ये आप यहाँ पे इसकी साइकिल ब्रेक देख लीजिए कि कैसे जो है ये जो नाइट्रोजन है वो कैसे वायुमंडल से निकली और वायुमंडल में वापस किस तरीके से पहुंची है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें आप देखिए
यहाँ पे क्या है, वायुमंडल में नाइट्रोजन है, इसका जो सारे प्रोसेस यहाँ पे दिए गए। तो पहला दिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण होने के बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन है, वो विहारे पौधों और जीव द्रव्य को मिला। वहाँ से अमोनियाकरण हो गया। अमोनियाकरण जब हुआ तो अमोनिया बन गया, और अमोनिया से नाइट्राइट बन गया, फिर नाइट्रेट्स बन गया। ठीक है। तो यहाँ पे मेनली क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, ये जो पूरा चक्र है, ये पहला वाला है वो क्या, वायुमंडल और औद्योगिक स्थिरीकरण के बारे में। ठीक है। फिर इनका नाइट्रिफिकेशन होगा, उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन होगा। मतलब कहने का है कि ये जो वायुमंडल की नाइट्रोजन, ये अलग अलग प्रोसीजर से वापस में जाकर के वायुमंडल की नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें कई सारे प्रोसेस आएंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन आएगा, अमोनीकरण आएगा, वायुमंडल और औद्योगिक स्थिरीकरण आएगा, और लास्ट में आएगा डोना क्या है, डोनाइट्रिफिकेशन। हाँ सर, ये है ना, डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। तो ये देखिए कि दूसरे जैविक यौगिक में भी ये पाया जाता है, जैसे कि अब ये जो नाइट्रोजन है वो किन किन में पाया जाता है, हमने कुछ एग्जाम्पल ऊपर पढ़े। दूसरे यहाँ पे कुछ जैविक यौगिक हैं उनके बारे में, जैसे कि जो है एल्केलाइड और यूरिया। इसलिए नाइट्रोजन सभी प्रकार के जीवों के लिए एक आवश्यक पोषक है। ये जो है सभी जो जीव रूप हैं, जीव रूपों द्वारा वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस के प्रत्यक्ष जो है उपयोग से जीवन सरल हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन गैस है उसको प्रत्यक्ष उपयोग से जीवन जो है वो सरल हो जाता है। यद्यपि कुछ प्रकार के बैक्टीरिया को छोड़ करके दूसरे जीव रूप निष्क्रिय नाइट्रोजन परमाणुओं को नाइट्रेट्स तथा नाइट्राइट्स जैसे दूसरे आवश्यक जो है अणुओं में बदलने में सक्षम होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली ये बैक्टीरिया या तो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, या फिर द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनकी कुछ स्पीशीज के साथ पाए जाते हैं। साधारणतः ये नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में एक विशेष प्रकार की संरचना यानी मूल ग्रंथि में पाए जाते हैं। इन बैक्टीरिया के अलावा नाइट्रोजन परमाणु नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो होता है, एक मिनट, तो ये जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स है, इनमें भौतिक क्रियाओं के द्वारा ये बदलते हैं। जैसे बिजली चमकने के समय वायु में पैदा हुआ उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन को नाइट्रेट के ऑक्साइड में बदल देता है। ठीक है। किसको, नाइट्रोजन को नाइट्रेट की जो ऑक्साइड है, सॉरी नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है उनमें बदल देता है। ये ऑक्साइड जल में घुल करके नाइट्रिक जो है एसिड तथा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, और वर्षा के साथ भूमि की सतह पर गिरते हैं। तब इसका उपयोग विभिन्न जो है जीव रूपों के द्वारा किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन संयोजी अणु बनाने में प्रयुक्त होने वाले रूपों के निर्माण के पश्चात नाइट्रोजन का क्या होता है। सामान्यतः पौधे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को ग्रहण करते हैं तथा उन्हें अमीनो अम्ल में उपलब्ध जो है मतलब अमीनो अम्ल जो है अमीनो एसिड उसमें बदल देते हैं, जिनका उपयोग प्रोटीन बनाने में होता है। कुछ दूसरे जैव रासायनिक विकल्प हैं जिनका प्रयोग नाइट्रोजन जो है उसमें या दूसरे जटिल यौगिकों को बनाने में होता है। कुछ ऐसे जैव रासायनिक विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है। इन प्रोटीनों और दूसरे जटिल यौगिकों का प्रयोग जंतुओं के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है। और जब जंतु या पौधों की मृत्यु हो जाती है तो यही मिट्टी में मौजूद अन्य बैक्टीरिया विभिन्न यौगिकों में स्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में बदलती है। मतलब कि इंसान के मरने के बाद भी नाइट्रोजन का पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब वो कौन कर रहा है, सूक्ष्म जो जीव हैं वही जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यही जो है पूरा साइकिल बनाए हुए हैं। इसी प्रकार प्रकृति में एक नाइट्रोजन चक्र होता है जिसमें नाइट्रोजन वायुमंडल में अपने मूल रूप से गुजरता हुआ मृदा और जल में साधारण व्यक्ति के रूप में बदलता है। ठीक है। साधारण व्यक्ति जो है उसके रूप में ये बदलता है तथा जीवित प्राणी में और अधिक जटिल यौगिक के रूप में ये बदल जाता है। फिर ये साधारण परमाणु के रूप में वायुमंडल में वापस आ जाता है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कार्बन चक्र। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। इसकी साइकिल देखने से पहले यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो कार्बन होता है वो अपने मूल रूप में हीरा और ग्रेफाइट में पाया जाता है, और यौगिक के रूप में ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, विभिन्न प्रकार के खनिजों में कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं उसके रूप में ये जो है इसे कॉम्बिनेशन पाया जाता है। जबकि सभी जीव रूप कार्बन आधारित अणुओं, जैसे कि जब जीव रूप कार्बन आधारित जो अणु है वो कौन कौन से हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन पर आधारित है। ठीक है। बहुत सारे जंतुओं के
जो बाहरी और भीतरी कंकाल भी कार्बोनेट लवणों के बने होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो कि सूर्य की उपस्थिति में ना जो है उपस्थिति में उन सभी पौधों के लिए जिनमें कि क्लोरोफिल होता है। तो इस मूल क्रिया द्वारा कार्बन जीवन के विभिन्न प्रकारों में समाविष्ट होता है और यह प्रक्रिया वायुमंडल में या जल में घुले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज अणुओं में बदल देती है। ये ग्लूकोज अणु क्या करते हैं, या तो दूसरे पदार्थ में बदल दिए जाते हैं दूसरे पदार्थ में, ठीक है, या ये जो है ये दूसरे अलग से धुला जाता है। तो देखिए मतलब दो कंडीशन होती है, ये जो ग्लूकोज अणु होते हैं वो या तो दूसरे पदार्थों में बदल दिए जाते हैं या फिर ये दूसरे क्या करेंगे, दूसरे उसमें देखेंगे। पहले इसका चित्र जो है उससे देख लीजिए। देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। अब ये क्या है, पानी में कार्बोनेट बना है या फिर चूना पत्थर बना है, बात एक ही है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बनिक यौगिक पादप होगा। अब उससे कोयले के फॉर्म में भी कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है और पेट्रोलियम के फॉर्म में भी हो सकती है और कार्बनिक यौगिक यानी जंतु के फॉर्म में भी हो सकती है। फिर यहाँ पे जो कार्बनिक यौगिक है उसको जो है क्या लिखेंगे, अकार्बनिक कार्बोनेट यानी शल्की। ठीक, तो ये था पूरा जो है प्रकृति में कार्बन का जो चक्र है वो हो जाएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या कही गई है, जैविक रूप से महत्वपूर्ण अणुओं के संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करेंगे। यही है ना, ये यहाँ पे यूज होगा कि यह प्रक्रिया वायुमंडल में या जल में घुले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज से अलग करने के लिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा गया कि जो जैविक रूप से महत्वपूर्ण अणुओं के संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। जीवित प्राणियों को ऊर्जा जो है प्रदान करने की प्रक्रिया में ग्लूकोज का उपयोग होता है। श्वसन की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, ठीक है। और जो है मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में वापस चली जाती है, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वायुमंडल जो है उसमें वापस चली जाती है। दहन की क्रिया जहाँ ईंधन का उपयोग खाना पकाने में, गर्म करने में, यातायात और उद्योगों में होता है के द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश होता है, ठीक है। ये तो हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया। वास्तव में जब से औद्योगिक क्रांति हुई है और मानव में बहुत बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन को जलाना शुरू किया है, तब से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो दुगनी हो गई है। और जल की तरह कार्बन का भी भिन्न जो है जल की तरह कार्बन जो है उसका भी भिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं के द्वारा पुनर्चरण होता है। नेक्स्ट हेडिंग है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। तो देखिए इसमें अवलोकन जो डायग्राम में दिखाया जाएगा उसमें भी देखेंगे। शीशे यानी ग्लास द्वारा ऊष्मा को रोक लेने के कारण शीशे के अंदर का तापमान बाहर के तापमान का काफ़ी अधिक हो जाता है। तो जो है मौसमों में ठंडे मौसम जो होते हैं उसमें उष्णकटिबंधीय पौधों को गर्म रखने के लिए आवरण बनाने की आवश्यकता होती है और इस आवरण का उपयोग किया गया। इस प्रकार के आवरण को ग्रीन हाउस जो कहते हैं, ठीक है, उसमें होना पड़ेगा। वायुमंडलीय प्रक्रियाओं में भी ग्रीन हाउस होता है। कुछ जो है गैसें पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती हैं, ठीक है। वही यहाँ पे दिया गया वायुमंडल में विद्यमान प्रकार की गैसों में वृद्धि संसार के औसत तापमान को बढ़ा सकती हैं। तो वायुमंडल में विद्यमान जो इस प्रकार की गैसें हैं उनमें वृद्धि संसार के औसत तापमान को बढ़ा सकती है और इसी प्रकार के प्रभाव को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ऐसी जो है एक इसी प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो यही ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत ही आती है। वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि से वायुमंडल में ऊष्मा की वृद्धि होती है। इसी प्रकार जो है इस प्रकार के कारणों द्वारा वैश्विक ऊष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग का स्थिति उत्पन्न हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो एक जो है इसका चित्र है उसे भी देख लीजिएगा। तो ये वाला जो हेडिंग है इसमें देखिए ऑक्सीजन चक्र। अब नाइट्रोजन चक्र तो हो गया, अब ऑक्सीजन चक्र पे आ जाए। कार्बन चक्र भी हमारा हो गया। ऑक्सीजन पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तथा इसकी मात्रा मूल रूप से वायुमंडल के लगभग 21% है। ये बड़े पैमाने पर पृथ्वी के पटल में यौगिक के रूप में तथा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी पाई जाती है। पृथ्वी के पटल में ये धातुओं तथा सिलिकन के ऑक्साइडों के रूप में पाई जाती हैं और ये कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट तथा अन्य खनिजों के रूप में भी पाई जाती हैं।
ये जैविक अणुओं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और वसा यानी लिपिड का भी एक आवश्यक घटक है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन चक्र के बारे में बात करते हैं तब हम मुख्यतः उस चक्र को निर्दिष्ट करते हैं जो ऑक्सीजन की मात्रा को वायुमंडल में संतुलित बनाए रखता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग, ये चीज़ जो है पूछी जा रही है। तो देखिए 3 प्रकारों में ये जो उपयोग जो होता है वो 3 प्रकार से होता है, जिनके जो नाम है वो है श्वसन, दहन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में। तो ये इन सब में जो है क्या यूज़ होता है, ऑक्सीजन का यूज़ होता है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसमें केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया है जिसे जो है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, के द्वारा लौटती है। और इस प्रकार से प्रकृति में जो ऑक्सीजन चक्र की रूपरेखा है वो बनती है। यद्यपि हम जीवन में श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को महत्वपूर्ण मानते हैं, परंतु कुछ जीव मुख्य बैक्टीरिया तत्वीय ऑक्सीजन तथा जहरीले हो जाते हैं। मतलब कि जैसे यहाँ कहा गया है कि अगर श्वसन प्रक्रिया में देखें तो ऑक्सीजन जो होता है उसको सब महत्वपूर्ण मानते हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें बैक्टीरिया है या तत्वीय ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का तत्व, ये इन ऑक्सीजन के तत्व के द्वारा जहरीले हो जाते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं। ठीक है, वास्तव में बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी ओजोन परत। अब इसमें क्या है, तत्वीय ऑक्सीजन मूल रूप से तत्व के फॉर्म में जो ऑक्सीजन होती है मूल रूप से सामान्यतः द्विपरमाणुविक अणु के रूप में पाई जाती है। यद्यपि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले जो अणु हैं वो भी पाए जाते हैं। तो इसका सूत्र O3 होगा तथा इसे ओजोन कहते हैं। ऑक्सीजन के सामान्य द्विपरमाणुविक अणु के विपरीत ओजोन विषैला होता है। अगर ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ओजोन जो होता है वो विषैला जहरीला होता है। हम भाग्यशाली हैं कि ओजोन पृथ्वी की सतह के नज़दीक स्थिर नहीं है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को अवशोषित करता है और इस प्रकार यह उन हानिकारक विकिरणों को भी जो है विकिरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती हैं, जो कि कई जीव रूपों को हानि पहुंचा सकते हैं। हाल ही में ये पता चला है कि ओजोन परत का जो ह्रास अवक्षय है वो होता जा रहा है, परंतु मनुष्य के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के जो है यौगिक जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है, वायुमंडल में स्थिर अवस्था है जो है अवस्था में उपस्थित हो जाते हैं। जैसे CFC है वो क्लोरीन तथा फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, ये बहुत ही स्थायी CFC जो होता है क्लोरीन फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है, ये बहुत ही स्थायी है तथा किसी जैव प्रक्रिया के द्वारा ही ये विघटित नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, एक बार जब वे ओजोन परत के समीप पहुंचते हैं तो वे ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। कौन? ये बहुत ही स्थायी होते हैं, ये जो CFC वगैरह जो होते हैं बहुत ही स्थायी होते हैं तथा किसी जैव प्रक्रिया के द्वारा भी विघटित नहीं होते। तो एक बार जब वे ओजोन परत के समीप पहुंचते हैं तो ओजोन अणुओं के साथ साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ओजोन को परत में, ठीक है, ओजोन की जो परत है उसमें कमी आई है। और हाल ही में, तो यही एक रीज़न है जो ओजोन की जो परत है उसमें जो है कमी आई है। और हाल ही में जो अंटार्कटिका है उसके ऊपर ओजोन का एक परत में छिद्र पाया गया। ओजोन परत के और भी अधिक क्षीण होने के कारण पृथ्वी पर जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में कल्पना भी कठिन है। अतः बहुत लोगों के विचार में ओजोन की परत के क्षीण होने की प्रक्रिया को रोकने के प्रयास आवश्यक है। देखिए इस पिक्चर में दिखाया गया है कि अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन का जो छिद्र दिखाया गया है वो कहाँ कहाँ कब कब दिखाया गया है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की परत के छिद्र मेजेंटा रंग के को दिखाते जो उपग्रह हैं वो मेजेंटा रंग की तरह दिखा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अक्टूबर 1980 में इतना, अक्टूबर 1985 अक्टूबर 1980 में इतना है, अक्टूबर 1985 में इतना है और अक्टूबर 1990 में इतना है। तो हर बार दायरा इसका बढ़ा है। अब यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है, इसे जो मतलब कि जो जो चीज़ें इसमें दी गई हैं हम अपने हिसाब से जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। जैसे यहाँ पे है, ये पता लगाइए कि और कौन से अणु हैं जो ओजोन परत को हानि पहुँचाते हैं। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, CFC हो गया, ठीक है, और इन्हीं में से जो क्लोरीन निकलती है वही जो है सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचाती है। समाचार पत्रों में प्रायः ओजोन परत में होने वाले छिद्र की चर्चा की जाती है, बहुत की जाती है। तो ये पता लगाइए कि क्या छिद्र में कोई परिवर्तन हो रहा है।
छिद्र जो है उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है। वैज्ञानिक क्या सोचते हैं कि यह जो है किस प्रकार पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करेगा। ये इसी प्रकार प्रभावित करेगा कि चूंकि जो है स्किन पर डायरेक्टली स्किन, क्योंकि जो है यूवी रेज होती हैं वो भेदी होती हैं ना, तो क्या होगा कि जब वायुमंडल ही नहीं होगी, यानी ओजोन परत ही नहीं है, तो वो यूवी रेज को रोक नहीं पाएंगी, तो यूवी रेज डायरेक्टली जो है वो मनुष्यों की जो स्किन होंगी उनको भेदेगा, और उससे क्या होगा, जाहिर सी बात है कैंसर बनेगा। तो ये सारी जो है बीमारी ये सब होंगी, ठीक है। तो दोस्तों हमारी जो आज की वीडियो है वो यहीं पे ही एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।